वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ जाता है, मिलान करने को भी आ जाता है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आता है मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह समेत भारत के लगभग सारे तटीय राज्य, जिसमें पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा है, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे जितने भी कोस्टल वाले जो स्टेट हैं वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनका विकास जो है ये खारे पानी में सबसे ज़्यादा होता है और ताज़े पानी में भी उग सकती हैं, लेकिन हाँ, इनका विकास खारे पानी में सबसे अधिक होता है। ठीक, इसके लिए ये जो है साल टॉलरेंट वनस्पति होती है और इसमें विशेष श्वसन जड़ों का विकास होता है, जिसके माध्यम से ये पौधे सीधे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, इन जड़ों को ही न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपके अगर डायरेक्ट पूछ दे कि न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं तो याद रखिएगा कि जो मैंग्रोव में जो विशेष श्वसन जड़ें होती हैं जिनके माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये आदान प्रदान करते हैं, उन्हीं जड़ों को, मैंग्रोव वनस्पतियों की जड़ों को ही न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ठीक, अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि प्रवाल चूना प्रधान मुलायम अकशेरुकी जीव होते हैं। प्रवाल की बात की जा रही है। चूना प्रधान मुलायम अकशेरुकी जीव होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर रचना के खोल में रहते हैं। याद रखिएगा, जो ये प्रवाल है ना, उनकी बात की जा रही है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर रचना वाली खोल में रहते हैं। ये कम गहराई पे पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि अधिक गहराई पे सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, जो कि इसके विकास के लिए सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, प्रवाल भित्तियों का नुकसान होने लगता है, इनका क्षरण होने लगता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय समुद्र जल में लगभग 20 से लेकर के 21 डिग्री तापमान प्रवालों के जीवन यापन हेतु अनुकूल होता है। इसकी वृद्धि के लिए 32 से 40% लवणता आवश्यक है। सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ जो है ये उष्ण कटिबंधीय सागरीय जल में मिलती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और विश्व में पूरा 1/3 से ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस राज्य क्षेत्र में मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में और जंतु संख्या पर पोषण करती हैं। वहीं प्रवाल कोरल्स की, तो प्रवाल भित्ति आपने देख ली, कंडीशन वगैरह देख ली कि 32 से 40% लवणता चाहिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं, 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। प्रवाल से क्या होते हैं? कोरल्स, यानी ये अकशेरुकी जीव होते हैं जो कि रंगीन जीवों के बड़े समूह से संबंधित हैं, जिन्हें नाइडेरिया कहा जाता है। सामान्यतः ये कठोर प्रवाल यानी हार्ड कोरल या फिर कोमल प्रवाल यानी सॉफ्ट कोरल के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है। लाल सागर की प्रवाल भित्तियाँ हिंद महासागर से सबसे उत्तर क्षेत्र में अवस्थित हैं। ठीक, तो ये तो थोड़ा सा आपने देख लिया प्रवाल के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसलिए हमने ये दिया हुआ है। आगे तरड़क यानी निक्टन समुदाय क्या होता है? तरड़क यानी निक्टन समुदाय के बारे में जानिए। स्थूल आकार वाले शक्तिशाली जंतु जो जलीय वातावरण में स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले निक्टन समुदाय, और धाराओं के विपरीत तैरने में भी सक्षम होते हैं कुछ रूप में। ठीक है, अधिकांश जंतु कशेरुकी होते हैं। ऐसे जंतु तरड़क, इनको ये जो है ये निक्टन समुदाय में या फिर इनको तरड़क भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं और कभी कभी धाराओं के विपरीत भी अधिकतर ये तैर सकते हैं, ये निक्टन समुदाय में आते हैं। और निक्टन समुदाय का प्रमुख जंतु अगर देखा जाए तो इसमें आता है मछली। ठीक है, जिनमें से हेरिंग, प्लेस, कॉड, स्क्विड्स मछलियाँ, टूथ वेल और सी काओ इत्यादि जो हैं वो प्रमुख हैं। ठीक, अगला जो है प्लवक। अब प्लवक क्या होता है? प्लवक के बारे में समझिए। सागरी बायोम के प्रकाशित क्षेत्र
यानी जिस क्षेत्र में उजाला है ज़्यादा नीचे वाले क्षेत्र में नहीं, प्रकाशित क्षेत्र और सागर के ऊपरी एपीपैलेजिक मंडल में जल के ऊपरी भाग जहाँ पे गहराई लगभग 200 मीटर तक होती है, वहाँ पे जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जैसे प्रोटोजोआ, क्रस्टेशियन, पादपों में जैसे शैवाल है, डायटम है, इन सभी को प्लवक कहते हैं। याद रखिएगा, जो भी सागरी बायोम है उसके प्रकाशित क्षेत्र में लगभग 200 मीटर गहराई तक ये पाए जाते हैं, उसके नीचे नहीं। ठीक है, इन पादपों को फाइटोप्लैंक्टन और जंतुओं को जूप्लैंक्टन कहते हैं। ठीक है, इनकी तैरने की क्षमता सीमित होती है, जल धाराओं के प्रवाह पर ये निर्भर होते हैं। ठीक है, और प्लवक जो है यानी प्लैंकेटॉन उन जीव समूह को संदर्भित करता है जो कि नदियों, झीलों और महासागरों की सतह के पानी में तैरते हैं। पादप प्लवक वे सूक्ष्म पादक जीव होते हैं जो कि स्वच्छ और खारे दोनों प्रकार के जलीय वातावरण में निवास करते हैं। तो देख लिया आपने, प्लवक देख लिया, फाइटोप्लैंक्टन जान लिया, जूप्लैंक्टन जान लिया। ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है परिजीवी यानी परिपादप यानी पेरीफाइटॉन। पेरीफाइटॉन क्या होता है? पेरीफाइटॉन की अगर बात करें तो सूक्ष्म जीव जंतुओं पादपों के समूह होते हैं जो कि जलीय सतह में जड़ वाले पादपों से चिपके रहते हैं, जड़ वाले पादपों से चिपके रहते हैं और ये जल में जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हीं को अवशोषित करते हैं। ठीक है, पेरीफाइटॉन की बात हो रही है। इस तरह से ये जलीय वातावरण की शुद्धता को दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है, परपोसी सूक्ष्म जीव है। ठीक है, ये इंडिकेटर्स है, एज ए इंडिकेटर्स काम करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में। इन्वायरमेंटल नहीं, जलीय वातावरण की जो शुद्धता होती है ये उसको दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि जलीय स्तर में पादपों से चिपके रहते हैं, वहाँ पे अशुद्धियों को अवशोषित करते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और परपोसी सूक्ष्म जीव। ठीक, अगला बेंथोस की बात करते हैं। बेंथोस क्या होता है? बेंथोस यानी नितल जीवजात, यानी जलीय सतह के तल यानी बॉटम में या फिर तल के समीप जो रहते हैं पादप, उनको बेंथोस कहलाते हैं। ये समुद्र जल के साथ साथ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। और ये जो बेंथोस नाम है इसको दिया था हैकेल ने। साथ ही साथ आप लोग बताइए हैकेल के बारे में आपने और क्या पढ़ा है, इनकी और प्रमुख खोज क्या रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बेंथोस की अगर बात करें तो भोजन करते हैं क्योंकि वे समुद्र के तल पर तैरते हैं और भोजन की तलाश करते रहते हैं। ठीक है, हटाइए। आगे है कोरल ट्रायंगल यानी कोरल त्रिभुज। ये क्या होता है? कोरल त्रिभुज जो है, लोकेशन देखिए, ये फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, तिमोर लेस्ते के आसपास जो उष्णकटिबंधीय जल है वहाँ पे लगभग एक त्रिकोणीय क्षेत्र है, इसको कोरल ट्रायंगल कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जल, अभी आपने कोरल के बारे में पढ़ा था, उसके ग्रोथ के लिए फेवरेबल जो क्षेत्र एरिया है वो क्या है? वो उष्णकटिबंधीय वाला है। इसमें प्रत्येक क्षेत्र में इकोरियोजोन में रीफ बिल्डिंग कोरल की कम से कम 500 प्रजातियाँ होती हैं। और कोरल त्रिभुज में 2 जैव भौगोलिक क्षेत्रों के हिस्से शामिल हैं। पहला तो है इंडोनेशियाई फिलीपींस क्षेत्र और दूसरा सुदूर दक्षिण पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। सबसे अधिक प्रवाल विविधता जो है इसी त्रिभुज में पाई जाती है, जहाँ पे विश्व की 76% प्रवाल प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक, और इसका जो अधिकेंद्र है वो इंडोनेशिया के पापुआ के बर्ड्स हेड प्रायद्वीप में पाया जाता है। इस त्रिभुज का 95% और विश्व का कुल 72% हिस्सा यहीं पर है, इसीलिए इस क्षेत्र को प्रवाल प्रजातियों की विविधता का अधिकेंद्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में पृथ्वी की अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रवाल प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये है कोरल ट्रायंगल। इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए था लोकेशंस देखना, याद रखिएगा, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और तिमोर लेस्ते। और अधिकेंद्र कहाँ है? ये है इंडोनेशिया के पापुआ में बर्ड्स हेड। ठीक है, प्रवाल्स का ये बिल्कुल हॉट स्पॉट आप बोल सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट आता है आपके एग्ज़ाम में, लेदर बैक कछुओं के बारे में पूछा जाता है। ये कछुए देखिए केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, लेदर बैक कछुए, लेदर बैक टर्टल्स। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर में ये श्रीलंका और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये कछुआ समुद्री कछुओं की कुल 7 प्रजातियों में सर्वाधिक विशाल है। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम है डर्मोचेल्स कोरिअसिया। ठीक है, डर्मोचेल्स
कोरिअसिया। इसके ऊपरी खोल जो है वो चमड़े का बना होता है। ये आर्कटिक और अंटार्कटिक छोड़ के बाकी सभी महासागरों में पाए जाते हैं। और इसके लिए इम्पोर्टेंट देखिएगा कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 वाला है, इसमें उसके अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। बाकी IUCN में इसका क्या स्टेटस है आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। IUCN में ये किस कैटेगरी में आता है लेदरबैक टर्टल, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, आगे देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोटोन यानी संक्रमिका। यहीं पे आप लोगों के लिए सवाल है कि बताइए इकोटोन टर्म जो है, ये इकोटोन टर्म किसने कॉइन किया, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसके बारे में जानिए कि 2 या 2 से अधिक जब विविध समुदाय के मध्य में भौगोलिक संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका कहते हैं। यानी घास वाला क्षेत्र हो गया, वन वाला क्षेत्र हो गया, इसके बीच में जो समुद्री कोमल तल प्रड़ियों और कठोर तल प्रड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है वो इकोटोन, मतलब इतना जानिए कि दो क्षेत्र हैं, घास का क्षेत्र है, वन का क्षेत्र है। उसके बीच में क्या होगा कि एक ऐसा तो एक स्लोप वाइज आप बोल सकते हैं जिसमें घास के क्षेत्र के भी गुण पाए जाएंगे और वन वाले भी गुण पाए जाएंगे। तो ये जो संक्रमण वाला एरिया होता है ना, ट्रांजिशन वाला, इसी को बोला जाता है इकोटोन यानी संक्रमिका। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ढेर सारे टर्म पढ़ेंगे और ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बस बने रहिए, मिलते हैं कल की क्लास में। गॉड ब्लेस यू ऑल।